खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। मैं 3 हफ्ते के बाद कनाडा से वापस आया हूं, जहां मैं कुछ शहरों में जाके मैंने ये पार्टीशन ऑफ इंडिया, पंजाब इसके ऊपर बात की। इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्रंटेशन और फ्यूचर में हम इस इलाके में अमन कैसे कायम कर सकते हैं, ये 2-3 थीम्स पे मुझे कई जगह बुलाया गया। कैलगरी, एडमंटन, सरे, वैनकूवर, कैमलूप्स यूनिवर्सिटी। और जाने से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि ये जो पाकिस्तान कैसे बना, जाहिद चौधरी साहब की जो किताब है 2 वॉल्यूम्स में 12 चैप्टर हैं उसके। हाँ जी। अ, वो एक फेक मार्क्सिस्ट एनालिसिस है, और ऑल्दो इट इज़ अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ द 12 ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स जो बरतानिया ने रिलीज़ की है, लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन गैर मुनासिब है और मिसलीडिंग भी है। और अ, जिसके ऊपर फिर एक रिस्पॉन्स आया जो मैंने बाद में आके सुना है, कनाडा से वापस आके। ये शहजाद चौधरी साहब हैं, गालिबन किसी अंजुमन तरक्की पसंद की किसी शाख के वो हेड हैं, मेरा अंदाज़ा है। आई मे बी रॉन्ग, फॉर विच आई अपोलोजाइज इफ दैट्स नॉट द केस। उन्होंने हसन जाफर जैदी साहब को इनवाइट किया, जिन्होंने जाहिद चौधरी को असिस्ट किया था इस किताब को मुरतब करने में, कि आप जवाब दें इन बातों का। और उनके जवाब में सबसे बड़ा इल्ज़ाम मेरे पे जो लगा वो ये था कि मैंने बार बार मुस्लिम बुर्जवाजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मुस्लिम लीग की मूवमेंट को डिफ़ाइन करने के लिए, जबकि जाहिद चौधरी ने मुस्लिम बुर्जवाजी का कहीं इस्तेमाल नहीं किया किताब में। तो ये इंटेलेक्चुअल बददयानती है और मुझे उसका इतराफ़ करना चाहिए। फिर लेट मी से कि मैंने जब ये किताब पढ़ी थी, और वो ऐसे है कि ये 2 वॉल्यूम्स इंटरनेट आर्काइव्स पे आप पढ़ सकते हैं, और एक है स्क्रिप्ड, वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। यू कान डाउनलोड देम एंड प्रिंट, यू हैव टू रीड इट एज इट। तो हुआ, सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर आई गिव एन एक्सप्लेनेशन कि क्यों हुआ, आई एडमिट कि मुझे ये अज्यूम कर लेना मुस्लिम बुर्जवाजी जो है वो अनजस्टिफाइड है। और क्योंकि मैंने उसका बार बार जिक्र किया है, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। इसको आप बदयानती कहना चाहें तो यू आर फुली विद इन द राइट्स, क्योंकि मैंने अगर किताब पे इल्ज़ाम लगाया है इस नौयत का, तो आपको पूरा हक है मेरे पे इल्ज़ाम लगाने का। एक और बात है, ये जो डिस्कशन हुई जिसमें जवाब दिए गए हैं वो इंतहाई सिविलाइज थी। शहजाद चौधरी वॉज वेरी फेयर इन प्रेजेंटिंग डिफरेंट थिंग्स आई हैड टेकन अप, जिसका जवाब फिर जैदी साहब ने दिया। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये सारा कुछ एक वाकई एक इंटेलेक्चुअल किस्म के माहौल में हुआ। एंड आई अपोलोजाइज फॉर सेइंग कि ये जाहिद चौधरी ने मुस्लिम बुर्जुआजी का इस्तेमाल किया, जबकि this word is not, or this term is not word used there. Now the explanation. How did it all begin? And by the way, explanation is not an excuse. लेकिन ये कैसे हुआ कि मैंने ये अज्यूम कर लिया? उसकी वजह है कि ये सारी किताब, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकली इसका पूरा स्ट्रक्चर क्वेश्चनेबल है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द इट इज़ बेस्ड ऑन द 12 वॉल्यूम्स 1942-43 से लेके 47 तक 12 वॉल्यूम्स। और पाकिस्तान की डिमांड और पाकिस्तान की ओरिजिन जो है उसकी तो पेडिग्री बहुत पीछे जाती है। तो यहाँ से शुरू ही करना जो है वो ही मैं समझता हूँ टेक्निकली गलत है। लेकिन अगर कहा जाए कि उन किताबों पे बेस किया उन्होंने
मटेरियल इस्तेमाल किया, तो चलो इसको मान लेते हैं, दैट्स बीन द सोर्स ऑफ बिल्डिंग देयर आर्ग्यूमेंट जाहिद चौधरी साहब का। लेकिन हाउ डिड दिस हैपन कि मैंने मुस्लिम बुर्जुआजी का बार बार जिक्र किया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को वो हिंदू बुर्जुआजी, दिस इज बीन यूज्ड, बल्कि महल 2-3 चैप्टर्स की हेडिंग भी है, वॉल्यूम 1 में 2 दोनों में, शायद इसमें भी ज्यादा में भी हो। हिंदू बुर्जुआजी को और कांग्रेस पार्टी को एक बना दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी आपको रिसर्च करता होगा तो बताएगा दिस इज रिडक्शनिज्म। पार्टीज को सिर्फ क्लास के साथ एसोसिएट कर देना इज इज नॉट वेरी हेल्पफुल एट ऑल। क्योंकि जो उन्होंने बुनियाद बताई जैदी साहब ने, वो ये थी, और वो मेरी किताब में भी है, कि टाटा और बिरला जो हैं ये दोनों फाइनेंशियर थे कांग्रेस पार्टी के। लेकिन अगर इन दोनों को हिंदू बुर्जुआजी कहा जा सकता है, हाँ जी, तो एक तो इनमें से पारसी है टाटा, दूसरा है हिंदू, ये दो जो हैं। बाकी नीचे भी जाएं, गोदरेज भी पारसी थे, और भी थे, हिंदू भी थे। मुसलमान तो बुर्जुआजी थी नहीं, बिजनेस क्लास थी बॉम्बे के अंदर। तो उनके जो लोग हैं वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, हाँ जी, कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहे हमेशा। एनी हाउ, अगर कांग्रेस पार्टी को आप कहते हैं कि ये हिंदू बुर्जुआजी है, एंड आई डोंट नो हाउ ही जस्टिफाइज दैट, जाहिद चौधरी, क्या कांग्रेस के प्रोग्राम में एक हिंदू राष्ट्र बनाने का है कहीं प्रोग्राम? हिंदू बुर्जुआजी तो आप तब कहेंगे ना कि ये बुर्जुआजी जो है वो हिंदुइज्म के लिए काम कर रही है, या ये हिंदू थे। तो मैंने कहा वो सारे तो हिंदू थे भी नहीं। यू कांट से टाटा इज अ हिंदू, ही वॉज अ पारसी। और अगर वो हिंदू बुर्जुआजी की पार्टी है रिडक्शन करके, तो मुस्लिम लीग फिर किसकी पार्टी हुई? अगर फाइनेंसिंग इज द बेसिस ऑफ डिफाइनिंग अ पार्टी एज समथिंग, तो हु वॉज द मेन फाइनेंसियर ऑफ द मुस्लिम लीग? सर, इट वॉज राजा साहब महमूदाबाद, वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडलॉर्ड्स, ताल्लुकदार, जिमीदार ऑफ द यूपी, एंड नॉट ही अलोन। जब ये मुस्लिम लीग बनी थी तो होस्ट कौन थे? द नवाब ऑफ ढाका, हु वॉज द रियल नवाब। ठीक है, 2-3 जो वो डेलीगेशन में गए थे 1906 वाले में, वो नवाब का टाइटल होल्ड करते थे, मगर वो अपनी काबिलियत की वजह से नवाब कहलाए गए, मान लिया। लेकिन सर शफी और ये सारे जो हैं पंजाब से जो गए थे, इनमें से कई लोग जो थे वो बिग लैंड ओनर्स थे। बाकी जगह से भी कई उनमें से बिग लैंड ओनर्स हैं, और वहाँ मैंने उनको मुस्लिम जेंट्री कहा है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री लगी है ये या पारसियों के पास थी या हिंदुओं के पास थी। बिजनेस में थे मुसलमान, लेकिन वो मुसलमान जो या इस्माइली थे या वो बोरी थे, और कुछ छोटे ग्रुप सुन्नियों के भी थे वहाँ पे खोजों में। सो इंडस्ट्री के मेन ओनर्स जो थे वो पारसी और हिंदू कैपिटल था, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुस्लिम लीग के जो हैं उसमें नवाबों की पूरी पोजीशन थी। बाद में पंजाब के जो हेड हैं मुस्लिम लीग के, नवाब ममडोट बने, और जिन्ना और इकबाल को निकाल के बनाया गया। विल कम टू दैट लेटर। सो अगर आप ये कांग्रेस को हिंदू बुर्जुआजी की पार्टी बता रहे हैं, तो फिर लेट्स लुक एट द प्रोग्राम ऑफ द कांग्रेस। लेट्स लुक एट द प्रोग्राम ऑफ द कांग्रेस। 1928 की आप मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट देख लें। इसकी बैकग्राउंड क्या है? कि अंग्रेज़ों का चैलेंज था कि ये ये इंडियंस जो हैं ये कंप्लेन करते रहते हैं सेल्फ गवर्नमेंट के मुताबिक के मुतल्लिक, लेकिन आज तक कोई अग्रीड कॉन्स्टिट्यूशन फार्मूला नहीं है। तो कांग्रेस ने फिर डॉक्टर अंसारी की क़यादत में इनवाइट किया सारे हिंदुस्तान से हर किस्म की पार्टी को, राइट विंग, लेफ्ट विंग, कम्युनिस्ट पार्टीज, एथनिक पार्टीज, पारसियों की कई पार्टीज थी, द्रविडियन पार्टीज को बुलाया, मुस्लिम लीग को इनवाइट किया। हाँ जी,
और मुस्लिम लीग के सैयद अली इमाम और मोहम्मद शुएब ने उसमें हिस्सा भी लिया डिलिब्रेशंस में। जिना साहब अलबत्ता चले गए थे। सर शफी ने भी इसका बायकॉट किया था, दैट्स करेक्ट। लेकिन मुस्लिम लीग की प्रेजेंस है, बल्कि सिग्नेचर्स हैं सैयद इमाम के, अली इमाम के, जो नेहरू रिपोर्ट फाइनली साइन हुई। उसके अंदर पंजाब से मौलवी अब्दुल कादर कसूरी के भी सिग्नेचर्स हैं फाइनल रिपोर्ट पे, जिनके जो थे ग्रैंडफादर खुर्शीद महमूद कसूरी के, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। हाँ जी, उसमें आज़ाद के भी सिग्नेचर हैं, डॉक्टर अंसारी के भी हैं। तो जो 11-12 नेम है वो आप डाउनलोड कर लें नेहरू रिपोर्ट, और उसमें आपको सिग्नेचर भी सारे मिल जाएंगे और पूरी रिपोर्ट को आप देखें। 1, देयर विल बी नो स्टेट रिलीजन, रियासत का कोई मज़हब नहीं होगा। मेन एंड विमेन विल हैव इक्वल राइट्स। इक्वल राइट्स का आइडिया औरतों को भी उस ज़माने में बहुत एडवांस था। अभी यूरोप में कई जगह पे औरतों को वोट नहीं था मिला। फ्रांस, जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया था, 45 में जाके औरतों को वोट दिया। और स्विट्ज़रलैंड, जिसकी बड़े चर्चे हैं दुनिया के अंदर एज अ सिविलाइज्ड पीपल, 1971 में राइट टू वोट दिया है। तो ऑलरेडी 1928 में विमेन एंड मेन वुड हैव इक्वल राइट्स। Hindustani would be the national language of India with 2 official scripts, देवनागरी और हमारी जो पर्शियन उर्दू जो हम लिखते हैं। इंडिया विल बी अ फेडरेशन विद एन इफेक्टिव सेंटर, 39 आइटम्स टू द सेंटर एंड 67 टू द प्रोविंसेस। ये सारी लिस्ट आप देख लें उसके अंदर। तो एक फेडरेशन में इफेक्टिव सेंटर ना हो तो वो तो 1 घंटे कोई हुकूमत नहीं चलती दुनिया के अंदर। अमेरिका में जब जिन्होंने मुल्क बनाया था और फेडरेशन में सेंटर की पावर्स इस तरह डिफाइंड नहीं थी, जब सदर्न स्टेट्स जो हैं उन्होंने कोशिश की कि वो यूनियन फेडरेशन को छोड़ दें तो सिविल वॉर हुई। 400,000 पीपल वर किल्ड इन द सिविल वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सबसे बड़ी किलिंग ही वहां पे हुई है कि फेडरेशन को आप ब्रेकअप नहीं कर सकते। सोवियत यूनियन की कॉन्स्टिट्यूशन में था कि ये वॉलंटरली, लेकिन गिव मी एन एग्जांपल, 1 इंच सोवियत यूनियन से कोई भी उसका रिपब्लिक मूव नहीं थी कर सकती। इतना सेंट्रलाइज कंट्रोल था कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत यूनियन में। और चाइना को देख लें, ये भी तो कम्युनिस्ट पार्टी की है ना, कितना आयरन होल्ड है ये सिंह के एंग पे, जहाँ मुस्लिम रहते हैं, और तिब्बत जहाँ पे ये बुद्धिस्ट हैं। सो ये क्या आर्ग्यूमेंट है कि सेंटर हो और उसके पास इफेक्टिव पावर्स ना हो? दिस इज एब्सोल्यूट ट्रैश, मेक्स नो सेंस, नॉट फॉर अ कंट्री ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिया इन एनी केस, जितना बड़ा ये हिंदुस्तान था। हाँ जी। अगली शिक इसके बाद कांग्रेस ने 1931 में कराची के अंदर फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर की, जिसके ऊपर मुसलमानों में और कुछ माइनॉरिटीज़ में ये इतराज़ था कि ये तो इंडिविजुअल राइट्स हैं, जो बहुत वेस्टर्न किस्म के राइट्स होंगे हर एक इंडिविजुअल के। डेमोक्रेसी में तो यही होता है, तो हमारी पर्सनल लॉ को क्या बनेगा? तो 1931 में, और ये भी मेरी किताब के अंदर है जिना वाली में, कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि माइनॉरिटीज़ विल हैव द राइट टू अप्लाई पर्सनल लॉ। और इंडिया जब आज़ाद हो गया पार्टीशन के बावजूद, तो नेहरू ने हिंदू पर्सनल लॉ जो थी, कस्टमरी लॉ जिसमें लड़कियों को प्रॉपर्टी मिलती नहीं थी, उसको चेंज किया। उनमें भी मल्टीपल मैरिजेस होती थी, उसको ख़त्म किया। लेकिन मुस्लिम फैमिली लॉ को उसने टच नहीं किया, बिकॉज दे हैड प्रॉमिस द मुस्लिम्स कि हम ये नहीं करेंगे। और जो गालियाँ बाद में आज तक नेहरू को पड़ती हैं वो तो यही है कि ही वॉज इनटू मुस्लिम अपीसमेंट, हिंदुओं की लॉ चेंज कर दी और मुसलमानों की लॉ को टच नहीं किया। तो भाई साहब, कांग्रेस के ऊपर ये इल्ज़ाम किस बुनियाद पे है? जो 1937-39 की जो है ना वो जो हुआ, उस पे मैं इसको
रिस्पॉन्सेज एक वीडियो में नहीं करना चाहता, क्योंकि आपने कई पॉइंट उठाए हैं एक एक करके। इसमें दूसरी चीज क्यों, और मुस्लिम लीग का इसके बरक्स आप देखें, शुरू से जो इन्होंने वो 22 मार्च 1940 में जो जिन्ना साहब की टू नेशन थ्योरी पे स्पीच है, उसे मैं कहता हूँ फाउंडेशनल स्पीच। वो एक्चुअली जितने भी आर्ग्यूमेंट्स वहाँ दी गई हैं, बेसिकली वो चौधरी रहमत अली की हैं, जो जिन्ना साहब ने अपनी बना के दी हैं कि हिंदू मुसलमान कुछ कॉमन नहीं है, एक का हीरो दूसरों का विलन, ये इस किस्म की सिलेक्टिव बातें हैं। जबकि 1857 में जब एक्चुअल एक अपराइजिंग हुई थी, तो बंगाल आर्मी के जो हिंदू सोल्जर थे, साथ में मुसलमान भी थे, ये जब मिल गए तो ये मेरठ से दिल्ली आए और इन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर, जिसके पास उस जमाने में पावर ही नहीं थी, ये है हमारा एम्परर, नॉट द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सर आप सिलेक्टिव नैरेटिव बना लें तो उसमें तो कुछ भी हो सकता है। सो मुस्लिम लीग की शुरू से जो सियासत है, उसके अंदर सारा प्रोग्राम कम्युनल है। इट इज़ ओनली फॉर द मुस्लिम्स वर्सेस हिंदूज, टू नेशन थ्योरी। उसके बाद 23-24 मार्च को जो लाहौर रेजोल्यूशन आया, उसमें पार्टीशन को डिमांड किया गया। हाँ जी, तो वो किस बुनियाद पे किया गया कि हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके अलग किए जाएं और दो स्टेट्स बनाई जाएं। शुरू में तो ये कई मुस्लिम स्टेट्स होनी थी, बाद में ये दो बन गई। तो दोनों का प्रोग्राम आप देख लें। मुस्लिम लीग का तो कम्युनल प्रोग्राम है और कांग्रेस का नहीं है। आपका ये इल्ज़ाम लगाना कि मेजॉरिटेरियनिज्म है, दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। डेमोक्रेसी में तो पार्टीज बनती हैं प्रोग्राम के मुताबिक, अगर वो कम्युनल पार्टीज ना हो। उसमें हिंदू मुसलमान सिख सब हैं, और वो कांग्रेस में भी थे, रीजनल पार्टीज भी थी, अकाली थे। हाँ जी, मुस्लिम लीग थी, हिंदू महासभा थी मुस्लिम लीग के बिल्कुल जवाब में, हिंदुओं की कम्युनल पार्टी, नॉट द कांग्रेस पार्टी। और मुस्लिम लीग तो कम्युनल पार्टी थी। तो इसका जिक्र नहीं होना चाहिए, आपने कहीं नहीं किया कि ये सारे इनके क्लेम्स कम्युनल क्लेम्स थे, जिसकी बुनियाद पे इन्होंने पार्टीशन डिमांड की। दूसरा आइटम जो मैं आज इस पहले वॉल्यूम में करना है, वीडियो में करना चाहता हूँ, वो है जो उनका इल्ज़ाम नंबर 2 है कि मैंने कहा है कि जिन्ना वॉज नॉट सेकुलर। और वो कहते हैं कि जमीयत उलमा हिंद, मजलिस अहरार, शिया कॉन्फ्रेंस, जमात इस्लामी, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, इन सब ने क्या कहते हैं, जिन्ना को रिजेक्ट किया, ये कह के कि ये तो सेकुलर है। दैट इज़ नॉट ट्रू। सैयद अली ज़हीर का जो लेटर है, एक्सचेंज है, वो भी किताब में है टू जिन्ना साहब, कि ये जो टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पे आप पाकिस्तान बना रहे हैं और जिन इलाकों में बना रहे हैं वो तो सुन्नी डोमिनेटेड होंगे, तो शियों का क्या बनेगा। और अली उस्मान कासमी पाकिस्तानी हिस्टोरियन हैं, लम्स में पढ़ाते हैं। उनकी एक किताब है मुस्लिम्स अगेंस्ट द मुस्लिम लीग, उसमें एक चैप्टर है कि द शियाज वर ऑलरेडी वरीड अबाउट पाकिस्तान बिकमिंग सुन्निस्तान। तो ये आइडिया तब से था, ये था कि आप जो भी हों, सेकुलर हों या ना हो, आप कम्युनल बुनियादों पे जो हिंदुस्तान की तकसीम करा रहे हैं, जिसमें एक सेकुलर मॉडल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था हिंदुओं, मुसलमान, सिखों सब के लिए, एक फेडरल सिस्टम में, उसको तोड़ के आप मज़हब के नाम पे जो स्टेट बना रहे हैं, तो उस मजहबी बुनियाद पे जो स्टेट बनेगी, उसके अंदर जो मुस्लिम सेक्टेरियन कंपोजिशन है, उसमें द शियाज विल बी एट अ ग्रेट डिसएडवांटेज। ठीक है, जिन्होंने ने कहा कि नो इट विल बी नॉन सेक्टेरियन, बट वाज इट कन्विंसिंग? बाद में आप ही जानते हैं क्या हुआ। जब आप एक सेक्टे अपना मज़हब के नाम पे स्टेट बनाते हैं तो यही होता है। दूसरी बात, मजलिस अहरार और ये जो है
जमीयत उलमा हिंद का मौक़िफ़ क्या था? लेट्स बिगिन विद जमीयत उलमा हिंद। जमीयत उलमा हिंद के पूरी ट्रेडिशन थी 1919 से लेके कांग्रेस के साथ मिल के अंग्रेज़ों को अपोज करने की। हाँ जी, तो उस मौलाना हुसैन अहमद मदनी का जो थीसिस है, वतनियत की बुनियाद पे उन्होंने नेशन को डिफ़ाइन किया और मिसाक मदीना के मिसाल लेते हुए उन्होंने कहा कि जैसे यहूदी, मुसलमान और क्रिश्चियन का मुझे पता नहीं, बट यहूदी और मुसलमानों ने एक वो बनाया था, एग्रीमेंट की थी टू अपोज द मैकन, यू नो मैकन, हाँ जी। तो इसी तरह हिंदू, मुसलमान, सिख सारे मिलके हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए मिलके काम काम करें। और ये जो टू नेशन थ्योरी है वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करती। देखिए, नेशन नेशनलिज्म दुनिया में कई वेरिएशंस हैं, लेकिन बेसिकली ए, इसको दो में डाइकोटोमाइज किया जा सकता है। एक है टेरिटोरियल नेशनलिज्म, कि जो लोग एक धरती पे रहते हैं, उनका कोई मजहब हो, कोई जुबान बोले, कोई उनकी एथनिक बैकग्राउंड हो, उनकी कोई कास्ट हो, दे विल बी इक्वल सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। और यही कांग्रेस का मैंने बताया प्रोग्राम है, और यही कांग्रेस की बुनियाद बनी नेशनलिज्म की। दूसरा मॉडल, और ये से फ्रेंच मॉडल कहते हैं, दूसरा है द जर्मन मॉडल, जर्मैनिक मॉडल, जिसमें नेशन इज डिफाइंड बाय अ डिस्टिंक्टिव कल्चरल पर्टिकुलैरिटी। और जर्मन नेशनलिज्म ने कहा कि जर्मन कल्चर, द वालहाला स्पिरिट, एक प्योर पेजेंट सोसाइटी जिसको मॉडर्न सोसाइटी ने ख़राब कर दिया है, ये वो करते 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 वहाँ से नाज़िज़्म आई। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जो जर्मनी के अंदर, बल्कि ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप में कम्युनिस्ट मूवमेंट थी, उसमें यहूदी जो हैं वो फोर फ्रंट पे थे। हाँ, लग्जमबर्ग और ये सारे नाम, काउट्सकी, ऑल ऑफ देम यू नो एज वेल एज आई डू जैदी साहब। लेकिन नाजीज डेफिनेशन ऑफ रेस की बुनियाद पे जर्मन बोलते हुए दे कुड नॉट बी जर्मन्स, उन्हें निकाल दिया था। इसके बरअक्स जो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ नेशन और नेशनलिज्म वो है स्टालिन की क्लासिकली, जिसके कॉमन लैंग्वेज, कॉमन टेरिटरी, शेयर्ड कल्चर एंड एन इकोनॉमिक बेस टू सपोर्ट। और अगर इसके ये चीज़ें इकोनॉमिक बेस नहीं है तो देज आर नेशनैलिटीज। अ नेशन इज एंटाइटल्ड टू इंडिपेंडेंस, सेल्फ डिटर्मिनेशन, नॉट नेशनैलिटीज। आई टेक इट अप व्हेन आई कम टू अधिकारी थीसिस, जिसका आपने भी जिक्र किया है। हाँ जी, तो मजलिस जमीयत उलमा हिंद ने कहा कि हम मिल के हिंदुस्तान को आज़ाद कराएंगे। इसी तरह अल्लाह बख्श सुमरू जो है, आपको पता है, आप कहते हैं कि मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को यानी पाकिस्तान बनवाया, जिन्ना ने नहीं और मुस्लिम लीग ने नहीं। ये एक और, इट इज़ ए ग्रॉस डिस्टॉर्शन, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। दुनिया में कहाँ कोई स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है जिसकी ना कोई पहले सोच बनती हो, उसके इंटेलेक्चुअल्स ना हो। फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो फ्रेंच थिंकर्स हैं उसको आप देख लें, लेनिन की जो रेवोल्यूशन है बोल्शेविक्स, उससे पहले जो पूरी तैयारी की गई, अपना वी हैव द एग्जांपल ऑफ चाइना, वहाँ पे भी माओ से टुंग ने और इन लोगों ने लोगों को तैयार किया तो वो लोग उसके साथ हुए। क्यूबा के अंदर भी लीडरशिप पहले आई, उसने लोगों को तैयार किया। ये क्या आप एस्केप रूट ढूंढते हैं भाई? यहाँ मैं कहता हूँ ना कि ये डिसऑनेस्टी है। इट इज़ द मुस्लिम लीग हु क्रिएटेड फेयर अमंग मुस्लिम्स के यूनाइटेड इंडिया में इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, इस्लाम विल बी ऑब्लिटरेटेड, दीज आर द वर्ड्स ऑफ जिना, एंड इस्लाम विल बी annihilated, दीज आर द वर्ड्स ऑफ जिना। आई विल कम टू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ जी, तो एनी हाउ,
मजलिस अरार का भी मौक़िफ़ ये था, जो अबुल कलाम आज़ाद का भी था, उनके 13 पॉइंट्स हैं। और वो वीडियो आपको मेरा, अब्बास हैदर है, वेरी टैलेंटेड यंग मैन, जिसको मैंने इंटरव्यू दिया था आज़ाद के ऊपर, आप वो प्लीज़ देखें वीडियो। जो उसने 13 ऑब्जेक्शंस की थी ना, पाकिस्तान प्रिडिक्शंस की थी, 11 तो दुरुस्त भी साबित हो गई हैं। उनमें से इंक्लूडिंग दिस, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि आप पार्टीशन अगर मज़हब की बुनियाद पे करेंगे, दो चीज़ें होंगी अमंग अदर्स। एक, जो मुसलमान यहाँ छोड़ के जाएंगे अपने मकबरे, अपने मज़ार, अपने बुज़ुर्गों के निशान, हाँ, वो जब वहाँ जाएंगे तो कुछ देर के बाद उनका तज़ाद हो जाएगा लोकल पॉपुलेशन से। और कराची में ये मुहाजरों का और सिंधी नेशनलिस्ट का जो टेररिज्म हुआ, भाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बाद में वही टेररिज्म जो है, उर्दू स्पीकिंग, और उसमें पख्तून भी इन्वॉल्व हो गए, अफगान भी इन्वॉल्व हो गए। यू नो इट टू वेल। हाँ जी। दूसरी जो प्रिडिक्शन थी कि जब यहाँ से मुसलमान चले जाएंगे तो हिंदुओं की पॉपुलेशन इंडिया में इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो फिर इंडिया को एक हिंदू स्टेट बनाएंगे। और वो भी प्रूव हो गया कि नेहरू जब तक प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर 17 ईयर्स ही डिड एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट मुस्लिम्स। उन पे तो अटैक हुए थे 47 में। ही इंश्योर्ड कि वो रोके जाएं, और मुस्लिम पॉपुलेशन जो वहाँ रहना चाहती है, उसको भी मैं बाद में, आई विल कम टू दैट लेटर। तो मजलिस अरार का तो ये क्लेम था कि पार्टीशन ऑफ इंडिया इज़ द पार्टीशन ऑफ मुस्लिम्स, और इस्लाम की दावत जो है रुकती है। और उनको सारों को जो था ऑब्जेक्शन, अब्दुल गफ़ार खान, इन सारी की राइटिंग्स देख लें, कि ये मुस्लिम लीग के सारे लीडर जो हैं ये तो प्रो ब्रिटिश हैं, ये तो फ्रीडम स्ट्रगल से अलग हो गए हैं, सेपरेटिस्ट बातें करते हैं। ये उनकी ऑब्जेक्शन थी। तो भाई साहब ये चीज़ें जो हैं, और हाँ, जब ये लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ था, जिसमें जो डेलीगेट आए थे लाहौर के, उनसे 5 गुना ज़्यादा लोग अप्रैल के एंड में दिल्ली में आए थे मुसलमानों के। उसमें अहले हदीस भी थे, ये अपना मजलिस अरार भी थी, खुदाई खिदमतगार भी थे, और शिया कॉन्फ्रेंस भी थी, उसके अंदर जमीयत उलमा हिंद थी। इसके अलावा जो गरीब मुसलमानों की तंजीमें हैं बहुत थी, वो सब वहाँ थी। और सिंध के ग्रेट लीडर अल्लाह बख्श उमरू ने वहाँ जो तकरीर की है, वो हमारे दोस्त हैं प्रोफेसर शमसुल इस्लाम, उनकी किताब है मुस्लिम्स अगेंस्ट द पार्टीशन। उसमें पूरी वो स्पीच है जो मैंने इंक्लूड की है अपनी किताब में, जिना पे। कि उन्होंने कहा कि ये मुल्क हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, हम मिल के इसको आज़ाद करवाएंगे। इसको डिवाइड करना जो है वो इज़ प्लेइंग इन टू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म। आप इन सब चीज़ों को भूल के हिंदू बुर्जुआजी कह देते हैं कांग्रेस को, हालांकि उन्होंने जेलें काटी। आप कहते हैं जेलों में जाना भी इज़ नो क्राइटेरिया, उनको मैं बाद में लूँगा, लेकिन दो चीज़ों का मैंने आपको अपनी तरफ से जवाब दे दिया। एंड आई विल कंटिन्यू विथ other items you have taken up. Thank you very much, and once again, my apologies for using Muslim bourgeoisie, assuming कि अगर हिंदू बुर्जुआजी है तो ये ही डिस्क्रिप्शन होगी, लेकिन obviously that assumption was not justified, and therefore I apologize for that. Thank you very much. We'll continue. This is part one. I'll go down item by item.